हेलो दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इंद्रधनुष। लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन और उससे संबंधित घटनाएं। अब नया टॉपिक अपना आता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के बारे में अपन जानते हैं। आप सभी ने इंद्रधनुष देखा है बरसात के दिनों में या बरसात के बाद, जब हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो सामने, हमारे सामने, मतलब सूर्य के सामने, हमारे सामने एक 7 रंगों से बनी वृत्ताकार चापों की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ? इंद्रधनुष कहते हैं या नहीं? तो इंद्रधनुष आप सभी ने देखा है, तो उसी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं कैसे बनता है। तो देखो, आप देख रहे हो वायुमंडल में जल की बूंदों की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश देखने पर स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वाली संकेंद्रीय चापों से बनी एक आकृति आकाश में दिखाई देती है। संकेंद्रीय मतलब ऐसे चाप जिनका केंद्र एक ही है, ऐसे चापों से बनी आकाश में एक आकृति दिखाई देती है जिसका सर्वनिष्ठ केंद्र सूर्य होता है। मतलब उन सभी चापों का जो केंद्र होता है, उस केंद्र पे क्या माना गया है बताओ? सूर्य। तो उस केंद्र पे सूर्य को विद्यमान माने, ठीक है। तो ऐसी जो संरचना बनती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं बताओ? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। अब इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष में आगे यदि बात करें तो सूर्य कहाँ होगा कि जो चापों का जो केंद्र है, जो सर्वनिष्ठ केंद्र है ना, वो सूर्य और प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। सूर्य और प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। बाकी बेसिकली अगर इंद्रधनुष की परिभाषा दें तो अपन ऐसे दे सकते हैं कि बरसात के दिनों में या बरसात के बाद जब हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपने 7 रंगों से, जो श्वेत प्रकाश के जो 7 रंग हैं, उनसे बनी हुई वृत्ताकार चापों की एक संरचना आकाश में दिखाई देती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं बताओ? इंद्रधनुष। इन रंगीन चापों से बनी आकृति को ही इंद्रधनुष कहते हैं। अब सामान्यतः इंद्रधनुष जो हैं वो 2 प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में हो, ऐसा कोई इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम, प्रिज्म में जो रंगों का क्रम मिलता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी से लाल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसा इंद्रधनुष जिसमें रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के क्रम में हो, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बैंगनी से लाल, और ऊपर से नीचे की ओर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लाल से बैंगनी हो, तो ऐसा इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो अधिक चमकीला होता है, ठीक है। कभी कभी इसी प्राथमिक इंद्रधनुष के निकट एक अन्य इंद्रधनुष भी दिखाई देता है जिसका वर्णक्रम मतलब रंगों का क्रम जो है वो विपरीत होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों के क्रम के विपरीत होता है। विपरीत मतलब उसमें रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर लाल से बैंगनी होता है। प्राथमिक में तो नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी से लाल होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है बताओ? उल्टा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसा जो इंद्रधनुष है ये क्या होता है? इसकी तीव्रता कम होती है, ये कम चमकीला होता है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। ओके, समझ आ रहा है आपके सब? तो आगे देखिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो दोनों इंद्रधनुष बने उनमें प्राथमिक इंद्रधनुष जो होगा वो तो क्या होगा बताओ? अधिक चमकीला होगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होगा वो थोड़ा धुंधला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और इसमें लिखा हो, देखो ये लाइन आप गौर से देखें, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला होता है और अधिक संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब सकरा मतलब कम क्षेत्र में बनता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? फिर आगे देखिए कैसे बनता है, किन घटनाओं के कारण ये इंद्रधनुष बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखें, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का पानी की बूंदों से अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण बनता है। आप समझ पा रहे हैं? तीनों घटनाएं जब एक साथ होती हैं, पहले क्या? अपवर्तन, एक तो अपवर्तन होगा, एक वर्ण विक्षेपण होगा और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तीनों घटनाओं के बाद जो प्राप्त होता है वो इंद्रधनुष प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो ये 3 घटनाएं होना आवश्यक हैं, ठीक है। अब कैसे होता है ये समझना है आपको। तो कैसे होता है इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक डायग्राम आप गौर से देखेंगे, उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो पहले आप इसको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहे हैं, देखो आप, फिर डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि देखो इसमें क्या है कि
जब सूर्य से आने वाली, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, देखो आप, जब सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें पानी की गोलीय बूंदों पर आपतित होती हैं तो वर्षा की बूंदों से प्रकाश के किरणों का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और साथ में ही वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। समझ में आया आपकी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो बरसात की बूंदें होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, उन बूंदों पर जब आपतित होती हैं तो वहीं पे उनका अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, साथ में वर्ण विक्षेपण होता है। इन तीनों घटनाओं के सम्मिलन से या इनके परिणाम स्वरूप जो है वो इंद्रधनुष प्राप्त होता है। ठीक है। अब वर्षा की बूंदों से निकलने वाली ये किरणें पृथ्वी से 40 से 42 डिग्री के बीच होती हैं। मतलब पृथ्वी से जो कोण बनता है, क्षैतिज से जो कोण बनता है वो 40 से 42 डिग्री होता है और सभी रंग मिलकर 40 और 42 में कितने का अंतर है? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में सभी चाप या सभी रंगों के चाप अपन को दिखाई देते हैं और यही प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है। अब इसको अपन डायग्राम से समझना चाहेंगे, तो डायग्राम से समझेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष को अपन कैसे समझेंगे। देखो आप, मैं आपको बताऊँ, आप इसे देख पाओ तो ये वाला देखना आप, मैं इसमें आपको डायग्राम बना के मतलब दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता कैसे है। क्लियर? ठीक है। तो कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इस फोटो को आप गौर से देखें, ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की घटना है। ठीक है। अब कैसे बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष आप ये देखिएगा। ठीक है। तो देखिए आप गौर से, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है ना। तो ये फोटो आप देख पाएंगे थोड़ा सा, ये देखो आप गौर से, इस फोटो में क्या है आप देखिए कि मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें, ठीक है, सूर्य से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें तो कैसे आएंगी देखो आप, मैं ये ड्रॉ करके बताता हूँ। सूर्य से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, एक किरण अपन ने ले ली समझने के लिए, या कोई प्रकाश पुंज मान लिया ऐसा। अब ये क्या बना हुआ है यहाँ पे बताओ, ये बनी हुई है आपकी पानी की गोलीय बूंद, ये पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। ठीक है। तो पानी की गोलीय बूंद है, तो सूर्य से आने वाली जब प्रकाश की किरण पानी की बूंद में प्रवेश करेगी तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, क्योंकि बाहर क्या है वायु और पानी की बूंद के अंदर क्या है पानी, पानी क्या है सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में आएगी तो यहाँ पे इसका अपवर्तन होगा और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये आप जानते हो। बोलो जानते हो नहीं, कोई दिक्कत? फिर क्या होगा कि जब यही किरण सामने इस बिंदु पर पहुँचती है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, सघन माध्यम में है अभी और अब आगे विरल माध्यम में जाएगी। लेकिन क्या होता है कि ये किरण जब यहाँ पे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, जैसा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बताया था कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ भी जब ये प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी तो यहाँ से अपवर्तन की बजाय इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और ये इस दिशा में मुड़ जाती है नहीं। अब पुनः जब आप इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे, तो पुनः देखो आप क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है प्रकाश की किरण, तो सघन से विरल में प्रवेश करने के कारण फिर से अपवर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन की होगी तो आपकी बार सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो इस तरीके से आती है ये। बोलो समझ में आया आपकी? मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले प्रकाश की किरण यूँ आएगी, फिर यहाँ पे विरल से सघन में जाने के कारण पहला अपवर्तन होगा, फिर सामने क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, फिर सघन से विरल में जाने के कारण पुनः अपवर्तन होगा और इस तरीके से हमारी आँखों पे आके गिरेगी। बोलो गिरेगी या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दूसरा एरो किसका है। आप देखो एक कलर दिखाए हुए हैं यहाँ पे कि जैसे अपन बात करते हैं इस पर ये लाइन गई तो इसमें दूसरी लाइन जो ये दे रखी है ये वाली, इसको गौर से देखो तो ये नीचे वाली लाइन वी लिखा हुआ है, वी मतलब ये वॉयलेट कलर को रिप्रेजेंट करती है और जो ऊपर वाली लाइन गई है ये वाली, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करती है, लाल। तो ये बैंगनी और लाल रंग को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो ये इन रंगों को व्यक्त करती हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ पे जाएगी इस तरीके से, फिर इधर से आएगी तो जब यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा और साथ में ही ये पानी की बूंद प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है तो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है बताओ, वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। तो ये जो श्वेत प्रकाश जो इधर से आया है, अब इसको आप गौर से देखना, इसमें ये जो लाइन है ये श्वेत प्रकाश की है, फिर से बताऊं ये श्वेत प्रकाश आ रहा है ये।
अब ये श्वेत प्रकाश आ रहा है इस तरीके से ये। अब ये जो है ना यहाँ पे इस जगह पे ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, ये अभी नहीं होगा, इसको आप मिटा दें। ये श्वेत प्रकाश गया, फिर यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, साथ में वर्ण विक्षेपण भी हो गया और पुनः अपवर्तन हुआ। तो क्या हुआ, ऐसे गई एक किरण और एक किरण ऐसे गई। तो ये किरण तो बैंगनी रंग की है, ये वाली, ये ऊपर नहीं थी, वो ऊपर तो मिसप्रिंट था, ये बैंगनी रंग की है, वॉयलेट कलर। और ये जो नीचे जा रही है कौन से रंग की है, लिखा हुआ है लाल, लाल मतलब रेड, ये लाल रंग की है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से वर्ण विक्षेपण के बाद और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जो प्रकाश यहाँ से निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, बैंगनी रंग ऐसे और लाल रंग ऐसे, और बाकी सभी रंग इसके बीच में होते हैं। तो हम तो सीमांत रंगों को लेके समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचता है या प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है तो ये क्षैतिज धरती से या धरातल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 42 डिग्री का, है ना। पुनः एक और किरण लेते हैं, ये तो प्रकाश की एक किरण ली, क्योंकि कम से कम 2 समांतर किरणें लेंगे अपन। तो मान लो सूर्य से आने वाली अन्य एक समांतर किरण ये वाली है, ये किसी दूसरी पानी की बूंद में प्रवेश करती है, वहाँ पे पुनः अपवर्तन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर यहाँ पे वही अपवर्तन होता है और साथ में वर्ण विक्षेपण होता है। तो ऊपर वाला तो क्या हो रहा है बताओ ऊपर वाली ये जो है ये तो क्या रहेगी, बैंगनी रंग की रहेगी, और ये जो नीचे वाली रहेगी ये कौन से रंग की रहेगी बताओ, लाल रंग की रहेगी। ये वॉयलेट और ये रेड रहेगी या नहीं, और इसी के बीच में सभी रंग पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये बैंगनी रंग वाली लाइन है जो यहाँ तक आ पा रही है, आ रही है या नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि जब पृथ्वी पर जब प्रेक्षक देखेगा तो बैंगनी रंग तो ये वाला होगा और लाल रंग ये वाला होगा, और बाकी सभी रंग जो हैं वो यहाँ बीच में उसको दिखाई देंगे, इस जगह दिखाई देंगे या नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाल रंग वाली जो लाइन है, ये लाल रंग वाली जो लाइन है या किरण है, ये पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 40 डिग्री का। सॉरी लाल नहीं, बैंगनी वाली, ये लिखा हुआ गलत है, कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। ये ऊपर वाली बैंगनी है और ये वाली आर मतलब लाल है ये, ठीक है। तो आप देखिए ये जो बैंगनी रंग की लाइन है ये तो पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है नहीं। और ये जो लाल रंग की जो किरण है ना, ये अपनी पृथ्वी से 42 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ आप मुझे ये बताओ कि ये कोणीय चौड़ाई कितनी हो गई बताओ, 2 डिग्री। और 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में आपको जितने भी रंग हैं वो सब रंग यहाँ पे दिखाई देते हैं नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे वृत्ताकार चापों की संरचना आपको दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, प्राथमिक इंद्रधनुष में। पुनः बता दूं, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, देखो यहाँ फिर से एक बार अपवर्तन होगा, यहाँ पे एक बार अपवर्तन, दूसरी बार अपवर्तन यहाँ पे होगा। मैं फिर से मिटा के बनाता हूँ, यहाँ एक बार अपवर्तन हुआ, ये दूसरी बार अपवर्तन हुआ, और यहाँ पे देखो ये एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और साथ में वर्ण विक्षेपण होगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और साथ में वर्ण विक्षेपण होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, साथ में वर्ण विक्षेपण होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है ना। इसी पेज पे मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, जैसे आपके पास ये एक पानी की बूंद ले ली अपन ने, ये अब प्रकाश की किरण कैसे आएगी आप देखना। ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है, फिर यहाँ विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण ऐसे अपवर्तित हो जाती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से बनाता हूँ मैं, देखिए आप। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश, पहले तो ये पानी की बूंद ले ली और उसके बाद सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण यूँ आती है इस तरीके से, यूँ ये आई। अब अपवर्तन होता है यहाँ पे, तो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, फिर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण फिर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर पुनः अपवर्तन होता है। तो इस तरीके से किरण हमारी आँखों तक पहुँचती है, यहाँ से चलती है ऐसे, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है और फिर इधर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अब आप देख पा रहे हो द्वितीयक इंद्रधनुष में अगर गौर से देखो तो यहाँ 1 बार अपवर्तन हुआ, यहाँ 2 बार अपवर्तन हुआ, ठीक है, और यहाँ 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन या 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और साथ में क्या हुआ बताओ, वर्ण विक्षेपण हुआ। बोलो हुआ है या नहीं, क्लियर है। तो आप देख पाए कि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बोलो होता है नहीं, बोलो कोई दिक्कत।
और साथ में क्या हो जाएगा बताओ, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा या नहीं? क्लियर है, समझ आया आपके? हाँ, अब आगे अगर अपन लेते हैं तो आगे आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अब अपन लेते हैं। इसके बाद ये मैंने आपको दोनों तरीके के इंद्रधनुष क्लियर किए। अब आगे अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आप फिर से यहाँ आते हैं अपन, है ना। तो मानव नेत्र की यदि बात करते हैं अपन, तो अब अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में अपने चल रहा है, इस चैप्टर में अगला टॉपिक क्या आता है, प्रकाशिकी यंत्र। और प्रकाशिकी यंत्र, इनमें पहला क्या आता है बताओ, मानव नेत्र। ठीक है, अब प्रकाशिकी यंत्र का क्या होते हैं बताओ, जिनसे किसी भी वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उन्हें प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं, बड़ा करके छोटा करके जैसे भी। और सबसे पहला जो प्रकृति द्वारा बनाया गया जो प्रकाशिकी यंत्र है वो है मानव नेत्र। जो हमारी आँखें जो होती है ये एक प्रकार के प्रकाशिकी यंत्र हैं जिनकी सहायता से अपन रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब मानव नेत्र की बात करें तो देखो हमारी आँख की आकृति लगभग गोलाकार होती है। मानव नेत्र जो है इसके आगे का भाग अधिक तीव्र वक्राकार होता है। आप देख रहे हो, इसका जो आगे का भाग होता है वो अधिक तीव्र वक्राकार होता है। समझ रहे हो, मतलब वक्र के आकार का होता है। वक्र आप समझते हो, सी शेप में जो होता है, ऐसे घुमावदार ऐसा होता है। ठीक है, तो अधिक तीव्र और वक्राकार होता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नोट्स में आपको पेज मिल जाएगा, ये वहाँ से आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो डायग्राम से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ इसको, तो डायग्राम में आप देखेंगे, ये डायग्राम अपन लेके चलते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये मानव नेत्र, इसे आप देखिए, ये होगा आपका मानव नेत्र। ठीक है, वन मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको मानव नेत्र बताता हूँ। ये देखिए आप, मानव नेत्र, ये रहा आपका मानव नेत्र, ये देखिए। ठीक है, ये फ़ोटो थोड़ा सा धुंधला है, ये वाला लेते हैं क्लियर थोड़ा सा, इसको आप देखिए गौर से। तो मानव नेत्र को समझेंगे आप ध्यान से, है ना। तो मानव नेत्र को आप सभी समझेंगे। अब कैसे समझेंगे ये आप देखें, है ना। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये मानव नेत्र को आप समझें, 1 मिनट। ये देखिए, अब आप मानव नेत्र में क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये क्या है बताओ, मानव नेत्र है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और लगभग आपको आता भी होगा। एक तरीके का रिवीजन है, बिल्कुल वैसा ही है, वही चीज़ें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार आकृति का होता है। ये गोलाकार आकृति आपको दिख रही है ऐसी। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो इसमें आगे का भाग होता है, ये आगे का भाग अधिक तीव्र वक्राकार होता है। देखो वक्र के आकार का है, ऐसा सी शेप में आप देख पा रहे हो। मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊँ, जो आगे का भाग है वो अधिक तीव्र वक्राकार होता है। ठीक है, आप जो ये देख पा रहे हैं आगे का भाग, ये अधिक तीव्र वक्राकार होता है, ये वाला सी शेप में ऐसा ही देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो अधिक तीव्र वक्राकार भाग होता है, जो एक पारदर्शक परत से ढका रहता है, एक पारदर्शक परत से ढका रहता है। इस परत को अपन कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसी जगह पे एक परत चढ़ी होती है, यहाँ पे एक पारदर्शक परत चढ़ी होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, कॉर्निया कहते हैं। ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ बताओ, कॉर्निया। ये जो ऊपरी परत है इसका नाम क्या है बताओ, कॉर्निया नाम है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत। इस परत के बाद एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को अपन क्या कहते हैं बताओ, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं बताओ, एक्वस ह्यूमर। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में क्या होता है बताओ, यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को अपन क्या कहते हैं बताओ, एक्वस ह्यूमर कहते हैं या नहीं, सभी ने पढ़ा है ये 10th क्लास में। ठीक है, उसके बाद एक प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, जिसका बीच का भाग कठोर तथा बाहरी किनारे नरम होते हैं। तो देख पा रहे हैं आप ये। इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे एक प्राकृतिक उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस मतलब इस शेप का लेंस लगा होता है।
तो इसका क्या होता है, जो बीच का भाग है ये तो कठोर होता है और किनारों पे से ये क्या होता है बताओ, थोड़ा सा नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है नहीं। अब इस लेंस के बाद भी एक द्रव भरा होता है जिसे वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये जो आपको लेंस बताया है, तो इस लेंस के बाद भी एक द्रव भरा होता है, यहाँ पे लेंस लगा होता है और इस लेंस के बाद भी एक यहाँ पे ये वाला जो है इस भाग में द्रव भरा रहता है, ये जेली जैसा द्रव भरा रहता है। इस द्रव को अपन क्या बोलते हैं बताओ, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो दोनों द्रव हैं, एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, इन दोनों द्रवों का अपवर्तनांक लगभग समान होता है और अपवर्तनांक कितना रखा जाता है, लगभग मतलब कितना होता है, 1.336 अपवर्तनांक होता है, 1.336। ठीक है, इस गोले के पिछले भाग में रेटिना स्थित होता है। ठीक है, तो ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये जो पिछला भाग है, ये इस पिछले भाग को अपन क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ आपका ये रेटिना कहते हैं अपन। ठीक है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इस भाग को अपन क्या कहते हैं बताओ, इस भाग को रेटिना बोलते हैं। ठीक है, पिछले भाग को। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, लेंस से जुड़ी मांसपेशियों को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को बदलकर लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता अनुसार अपन लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। किसकी सहायता से बताओ? सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से बदल सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, ये जो अपनी आँख के अंदर यहाँ पे जो ये उत्तल लेंस होता है, ये जो उत्तल लेंस है, ये इस जगह पे सिलियरी मसल्स से जुड़ा हुआ होता है, फ्लेक्सिबल मांसपेशियों से। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे फ्लेक्सिबल मांसपेशियाँ होती हैं जिनसे जुड़ा होता है। तो ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं, ये जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं, इन मांसपेशियों की सहायता से ये जो प्राकृतिक लेंस है, इसका आकार छोटा बड़ा या अपने अनुसार या आवश्यकता अनुसार सेट हो जाता है नहीं। तो सिलियरी मसल्स का क्या काम है बताओ, कि लेंस की वक्रता त्रिज्या या उसकी फोकस दूरी का समायोजन करने के काम में आती है सिलियरी मांसपेशियाँ। ठीक है, इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो यही जो गुण है नेत्र का, ये वाला जो गुण है, कौन सा गुण, कि जो नेत्र का जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, या ये जो गुण है इसी को अपन क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या हुआ, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र के लेंस की जो फोकस दूरी है उसको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है बताओ, आँख की या नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ में आया आपके? ठीक है, अब कैसे होता है देखो, जब प्रकाश वायु से आँख में प्रवेश करता है तो अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया पर तथा थोड़ा अपवर्तन लेंस पर होकर प्रकाश किरण साधारणतः रेटिना पर फोकस होती है, तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो जब भी जो प्रकाश है वो वायु से आँख में प्रवेश करता है, तो ये वायु से आँख में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा अपवर्तन तो कहाँ पे होता है बताओ, मतलब जैसे ही प्रवेश करेगा तो अधिकतर अपवर्तन तो कहाँ होता है बताओ, कॉर्निया पे होता है, इस जगह पे, है ना। और थोड़ा सा अपवर्तन किससे होता है बताओ, यहाँ लेंस से होता है नहीं। और फिर ये प्रकाश किरण रेटिना पे जाके गिरती है और तभी हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोल, दिखाई देता है या नहीं? तो ये मैंने आपको बताया मानव नेत्र और उसकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक शब्द और आता है गौर, मानव नेत्र के बारे में अगर आप बात करें तो एक और बात करते हैं, निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु। तो निकटतम बिंदु, जैसे मानव नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु को बिल्कुल, मतलब किसी भी वस्तु को क्लियर देखने के लिए नेत्र के कितनी पास रखा जाना चाहिए, तो ये जो सामान्य दूरी बताई गई है, सामान्य दूरी कितनी बताई गई है, 25 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, तो अगर अपन नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि अपन किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें सुस्पष्ट दिखाई देगा, और इससे कम दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है ना। और उसे देखने के लिए मांसपेशियों को भी बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेना पड़ता है,
तो दर्द भी होने लगता है आंखों में। तो 25 सेमी जो है वो न्यूनतम दूरी है जिस पे अपन किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जो स्वस्थ आंखें जो हैं वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकती हैं। तो इसी 25 सेंटीमीटर की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, नेत्र के लिए निकटतम बिंदु या नेत्र की निकटतम दृष्टि परास कहते हैं। और अधिकतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है बताओ, वो अनंत तक होती है, क्योंकि हमारी आंखें सामने अनंत तक देख सकती हैं, कितनी भी दूरी पर कोई भी वस्तु हो उस पर अपनी नज़रें जाती हैं। तो जो दूरस्थ बिंदु माना गया है आँख का वो क्या माना गया बताओ, अनंत माना गया है। बोलो क्लियर है। तो ये था आपके पास नेत्र, मानव नेत्र की संरचना के बारे में बताया। वैसे ये अपने बायो का टॉपिक है बट इस चैप्टर में थोड़ा सा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बायो वाले बच्चे जो होंगे वो और बेटर जानते होंगे। बट मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ तो अपने जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नॉलेज मैं आपको दे पाया। तो हो सकता है इसमें बायो वाले बच्चे समझें कि कुछ कमी हो, बट फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। और बायो वाले चाहें तो इसे और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मानव नेत्र है। अब अपन आगे इसी में पढ़ेंगे कि आँख, मानव नेत्र या आँख से संबंधित दृष्टि दोष और उनके निवारण के उपाय, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़े हैं या नहीं। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में